हमारा कंप्लीट पंचकर्मा सेंटर है, जिसमें हम लोग जैसे आयुर्वेदा अभ्यंगा करते हैं। ठीक है। आयुर्वेदा शिरोधारा है, कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती, बहुत अलग अलग ट्रीटमेंट हैं। अगर कोई बच्चा यहाँ पे का HSC किया हुआ है, इंडिया में जाके पढ़ना चाहता है, अपना इंडियन गवर्नमेंट ने आयुष स्कीम के तहत स्कॉलरशिप ओपन करी हुई है, जिसमें वो बच्चे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। उसको इंडिया की हाई क्लास यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आयुर्वेदा की डिग्री फ्री मिलेगी। आपने इतना एफर्ट डाले, यहाँ तक पहुंचे, आयुर्वेदा को यहाँ तक लेके आए। आपने बोला कि बाकी कंट्रीज के लोग भी इसको अडेप्ट कर रहे हैं। वेलकम टू सक्सेस विजर्स अनदर पॉडकास्ट। डॉक्टर के पास सारे लोग जाते हैं, पर दूसरा नाम जो आता है वो आता है आयुर्वेदा का, कि जो काम डॉक्टर से ना हो वो होता है आयुर्वेदिक से। तो आज हमारे पास कुछ ऐसे स्पेशल गेस्ट हैं, डॉक्टर नवीन शुक्ला जी, जो इस चीज़ के माहिर हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि आयुर्वेदा और जो डॉक्टर्स हैं इनका क्या कंपैरिजन है, जा क्या इंफॉर्मेशन हम उनसे ग्रैब कर सकते हैं आयुर्वेदा को लेके, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं बहुत लंबे समय से। जो बाकी की जर्नी है हम उनकी जुबानी ही सुनेंगे। डॉक्टर साहब, वेलकम हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स पहले तो आपका कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए अपना कीमती समय लेके। और मेरे को सर ये बताओ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑस्ट्रेलिया कब आए थे? 2007 में। 2007 में आप ऑस्ट्रेलिया आए थे। कौन से वीज़ा पे आए थे उस टाइम पे? देखो, ऐसा होता है कि जर्नी ये होती है कि मैंने जर्नी शुरू करी अपने एक दोस्त के साथ, तो बोला आते हैं। ठीक है। तो एजेंट के पास गए तो उसने बोला SIR वीज़ा होता है, आप SIR वीज़ा डालो। अभी जो मेरे साथ दोस्त था वो SIR वीज़ा उसको उसमें फॉल नहीं करता था। ठीक है यार, सारे पहुंच जाते हैं, सारे पक्के हो जाते हैं, चलो। तो आगे स्टूडेंट वीज़ा पे, लेकिन विद इन 3 मंथ फिर शिफ्ट किया सर वीज़ा पे, SIR। तो वो वीज़ा होता था एडिलेड में, साउथ ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन उस समय इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। यू कैन वंस अराइव देयर, आफ्टर देन कभी भी चले जाओ। अभी उसके बाद उन्होंने स्ट्रिक्ट करते गए कि भैया आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा 2 साल, उसके बाद और भी ज़्यादा लिमिटेशन। तो लेकिन ये क्वेश्चन कि आयुर्वेदा को PR मिलती है, शुरू से ही मिलती थी, और टिल टुडे एवरी ईयर जिसको पता है वो वीज़ा लेके प्रॉपर सीधा PR लेके आता है। ठीक है सर। 2007 आप में आए थे तो 18 साल हो चुके हैं। उसके पहले भी एक लाइफ आपकी रही है इंडिया में। जी। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताओगे कि ऑस्ट्रेलिया आने से पहले की जर्नी जो आपकी इंडिया में थी वो कैसी थी, और ऑस्ट्रेलिया आने का क्या रीज़न था? बहुत बढ़िया जर्नी रही शुरू से ही। इंडिया में मैं जब आया तो उस समय मेरा अपना हॉस्पिटल था अटारी में, अटारी कस्बे में। अभी भी मेरे जो वहाँ पे दोस्त बने और जो पेशेंट बने याद करते हैं, कभी फ़ोन भी करते हैं। कौन सी सिटी ये? अमृतसर में, अटारी बॉर्डर के ऊपर। ठीक है ठीक है। तो मैं बेसिकली अमृतसर सिटी का रहने वाला हूँ, और मेरे पिताजी जो थे वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे अटारी में। अखीरले दिनों में जब वो रिटायर हुए तो मैंने कहा वहाँ सारे जानते, तो वहीं पे शुरू करते हैं प्रैक्टिस। उससे पहले सारा कुछ करते थे जैसे इंडिया में हमें प्रिविलेज होता है, यहाँ पे आके हमें एज ए फर्स्ट माइग्रेंट बहुत कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या होता है, माँ बाप ने जैसे सब कुछ दिया होता है। हम अपना थिएटर करते थे, पढ़ते थे, 10 साल प्रोफेशनल थिएटर किया, पंजाबी थिएटर में काफ़ी नाम किया। बड़े बड़े प्रोफेशनल जो डायरेक्टर थे, केवल धालीवाल, मन्ना सिंह जी, सबके साथ काम किया, गुरशरण सिंह जी के साथ। और इंटर स्टेट हम जाते थे। फिर उसके बाद क्योंकि हमारी फैमिली बैकग्राउंड, मेरे भाई भाभी, मेरे मामा नाना सब आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट थे, तो भाई ने बोला बहुत ज़िंदगी जी ली, अब थोड़ा काम करो। तो टेस्ट दिया PET का, उसमें से क्लियर किया तो आयुर्वेदा में एडमिशन मिली। तो फिर उसके बाद हम टोटली आयुर्वेदा को डेडिकेट हो गए। तो जो डॉक्टर साहब आपने बोला कि आपका एक हॉस्पिटल था वहाँ पे, और आपने आयुर्वेदा में जो आने का रीज़न था उसका क्या था, कि भाई ने बोला था कि अपना भी कुछ पर्सनल उसमें था मकसद? नहीं, ऐसा था कि जब सारी फैमिली ही आयुर्वेदा से थी, तो जैसे मैं अपने मामा के घर जाता था, अभी नाना जी ने, मामा जी ने वो हर्बल दवाई बनानी, इतने इतने बड़े पतीले कंकोक्शन बनाना। तो क्या होता था उस समय, इतनी ज़्यादा, आज से 30 साल पहले वो इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी नहीं होती थी। अभी तो चाइना से हर एक स्मॉल स्केल पे भी हम आप करते हो तो बड़ी अच्छी स्टैंडर्डाइज इक्विपमेंट मिलते हैं। तो हम लोग पानी में से उबाल के जब कवाथ बनाते थे, सारी रात वो हीट पे रहता था, और सुबह सब हम सारी फैमिली उसको ऐसे गर्म पानी में से निचोड़ के उसका सारा एक्सट्रैक्ट निकालते थे। और वो बड़ी बड़ी इफेक्टिव मेडिसिन थी। आसपास के 50-100 गांव में से लोग आते थे मेरे नाना के पास अस्थमा की मेडिसिन लेने के लिए। तो वो सब कुछ सीख के सारा कुछ तो पता था। जब मैं आयुर्वेदा पढ़ना शुरू किया तो एक उसमें हमारा एक सब्जेक्ट होता है द्रव्य गुण मीन फार्माकोलॉजी।
तो उसमें बाकी चीज़ों में तो हम सो ही थे, क्योंकि हम लोग आर्टिस्ट भी थे, प्लेयर भी थे, सब कुछ करते थे। तो लेकिन जब द्रव्य गुण की बारी आती थी तो हम सीधा बोलते थे ये गोक्षरू है, ये मूत्रल होता है, इससे यूरिनरी इफेक्ट होता है। तो उसमें हमारी पकड़ पूरी थी, क्योंकि बचपन से वही देख रहा था ये दवाई किसके लिए, ये हब किसके लिए, इसका कौन सा पार्ट होगा। और खरीदने भी कई बार हम खुद जाते थे, कभी मामा के साथ, कभी भाई के साथ। तो जब वो वहाँ पे उनकी वो परचेज कर रहे होते थे, सामने बैठे होते थे। अभी आज की डेट में बच्चे माँ बाप के पास बैठते नहीं है, ये भी एक टॉपिक है सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में। बच्चे अपने कमरे में, माँ बाप अपने कमरे में। बिल्कुल। उसके ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि पेशेंट्स बहुत सारे आते हैं कि खाना नहीं खाता बच्चा, यहाँ बच्चा ओवरवेट हो रहा है, यहाँ बच्चा समझता नहीं है, स्किन की प्रॉब्लम हो रही है। वो कैसे बच्चों के साथ हैं वो अलग टॉपिक है, वो भी आगे जाएंगे अगर टाइम मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन बात ये कर रहे थे कि हमारा कल्चर तो, जिस ट्रेडिशन में हम पले, हम तो सारी फैमिली इकट्ठी होती थी, वो इकट्ठी सारे काम करते थे, वो बिग फैमिलीज होती थी। हाँ, पहले चाचा ताई मामा सारे इकट्ठे रहते थे, मामा सब आते थे, सब इकट्ठे। अभी चाची का भाई आया तो वो भी हमारा मामा, ताई का भाई आया तो वो भी हमारा मामा। तो इस तरह इतने संगठन में रहते थे, मेंटली हमें इतनी सपोर्ट मिलती थी कि हम लोग बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लोग होते थे। बिल्कुल। अभी वो स्ट्रॉन्गनेस लोग बच्चों में नहीं रही, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट अपॉन द गूगल। लोनलीनेस ज्यादा बढ़ चुकी है, लोनलीनेस बहुत सारी। तो डॉक्टर साहब, जो आपने ये तो बता दिया कि रीजन क्या था, पर अब इसका रीजन क्या था कि ऑस्ट्रेलिया चूज किया आपने? ये स्टोरी पता नहीं मैं बताऊं कि ना बताऊं, बड़ा एक, अगर आप कंफर्टेबल हो तो बताओ। नहीं, मेरे कंफर्ट से नहीं है, इसमें कुछ लोगों को बुरा लग सकता है कि वो ऐसे है कि इंडिया में किसी भी काम को करना, मन से करना, और उसमें बिना कोई गलत काम किए करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एजुकेशन बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल। मेरे होते हुए वहाँ पे एक स्कैंडल हुआ था, किडनी स्कैंडल, जिसमें लोगों की किडनियाँ निकाल के बेची जाती थी। अभी डॉक्टर सरीन थे जो किडनी स्कैंडल में, जिनका नाम बहुत उछाला गया। उस समय, आज से 30-35 साल पहले, एक किडनी का ऑपरेशन करने का 1 लाख रुपए लेते थे। जिस बंदे को उस समय 1 लाख आज के 50 लाख के से भी ज़्यादा है। बिल्कुल। तो वो बंदे को तो हेरा फेरी करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ऑलरेडी इतने पैसे कमा रहा था। लेकिन वो इतने बड़े स्कैंडल में सिस्टम की वजह से फंसा। ठीक है, वो सिस्टम उसको ऐसा फंसाता है कि उससे ज़बरदस्ती काम करवा के बाद में ब्लेम सारा उसके ऊपर आता है। समझ गया आपकी बात, समझ गया। तो वो सारा कुछ हो रहा था। अभी मेरा एक हॉस्पिटल था, इतना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी आसपास के गांव के लोग या इधर उधर के जो लोग भी आते हैं, वो रेफरल ढूंढता हर बंदा। बिल्कुल। वो पहले ही डायग्नोस बना के लेके आते थे। वो बोलते भैया इसको अपेंडिक्स हो गया, ऑपरेशन कर दो। बंदे को चाहे एसिडिटी हो रही है, अल्सरेटिव। बिल्कुल। तो अगर आपने नहीं किया तो लिटरली ये होता था, इस डॉक्टर को आता कुछ नहीं, अगले हॉस्पिटल ले जाओ। तो अगर वो दूसरे हॉस्पिटल चले गए, उधर से ऑपरेशन हो गया, तो आपका तो काम हो गया। वो पूरे के पूरे गांव के लोग आपके पास आने बंद हो जाएंगे, इसको आता नहीं है काम। सो देयर मल्टीपल फैक्टर। जब यहाँ आना था तो मेरी फैमिली भी बोलती थी इतना अच्छा काम है, इतना एस्टेब्लिश प्रैक्टिस है, क्यों जा रहे हो? मैंने सोचा भैया आपको नहीं पता कि मैं कैसे कैसे बंदे को हाँ कर देता हूँ जो काम नहीं भी करना होता। बिल्कुल, समझ गया। मजबूरी बन जाते कई बार। एक बार जैसे कोई बंदा पुलिस ऑफिसर बनता है तो हर बंदे का होता है कि मैं अच्छा काम करूंगा। बिल्कुल। सिस्टम में आके जब वो नहीं कर पाता तो हमें वो बहुत सारे फैक्टर हो जाते हैं। तो समझ गया आपकी बात। तो डॉक्टर साहब, जब यहाँ पे आप पहली बार आए तो आपकी जो पहली जॉब होती है बंदे को याद होती है? हाँ, पहली जॉब जो थी वो मेरी थी, एक वेंटवर्थविल में इंटरनेट कैफे था, और साथ में वो गेमिंग जोन था उसमें काफी बड़ा। अच्छा। और साथ ही में वो डीवीडीज और सीडीज। ये 2007 की बात कर रहा हूँ ना? हाँ, ठीक है। उस वेंटवर्थविल में डनमोर स्ट्रीट पे, अगर आप रिमाइंड करोगे तो अभी यहाँ पे वन स्टॉप ब्यूटी शॉप है, उसके बिल्कुल सामने बहुत बड़ी एवरलॉन्ग होल्डिंग की एक शॉप होती थी, उसके साथ टैब होता था। तो वो शॉप में मैं मैनेजर, सबसे पहली जब तीसरे दिन जब मैं आया था तो मेरे को मिल गई थी। उनके जो ऑनर है माइकल बर्गस होते थे, तो अभी भी मेरे कांटेक्ट में है। ही इज़ अ पॉलिटिशियन नाउ इन सनशाइन कोस्ट। ओके। तो उस समय यहाँ पे थे, उसके उस समय डीवीडी, सीडीज और जो टी शर्ट्स होती हैं जो रेसलर्स की, वो वाली सारी उनके पास होती थी। तो उनके मल्टीपल स्टोर थे हर एक सबर्ब में। सिडनी के हर एक सबर्ब के छोटे मोटे जितने भी शॉपिंग सेंटर, इवन न्यू कासल, मेलबर्न, क्वींसलैंड, तो न्यू साउथ वेल का मैं वहाँ पे मैनेजर था। तो आपको पहली जॉब मिली थी वो मैनेजर की मिली थी? हाँ। तो ये सर जॉब जो पहली मिली थी रेफरेंस के थ्रू मिली थी या
कोई और रीजन था? कोई रेफरेंस नहीं मिली। कोई रेफरेंस नहीं था, तो आप सीधा गए वहां पे जॉब के लिए? हाँ, वो ऐसा हुआ था कि जैसे ही मैं सामने टैप नैब का वो था बैंक, हाँ, नैब सब। में अकाउंट खोला, सामने देखा वैकेंसी लिखा हुआ हाथ से, आप चले गए? वहाँ पे गया तो एक चाइनीज लेडी थी रिसेप्शन पे, तो उसको बोलती अपना रिज्यूम छोड़ दो। रात को आए, हाथ से लिख के रिज्यूम, कोई प्रिंटर नहीं था, नीचे ड्रॉप करके चले गए। अगले दिन सुबह आए तो वो बोलती कि नो वैकेंसी, इट्स गॉन नाउ। अंदर से माइकल आया, हाथ में 10-12 रिज्यूम पकड़े हुए थे, बोलता विच वन इज़ योर्स। मैंने बोला ये, वो ले गया अंदर। किस्मत ये थी कि उस समय जब मैं आया था, उस समय भी हमारे पास कंप्यूटर होते थे, मेरे को यूज़ करना आता था। ही आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चन कि कैसे कैसे आप नेटवर्किंग कंप्यूटर कैसे करोगे, गेमिंग जोन था, बता दिया। पूरा दिन उसने मेरे से पूछता रहा, तो अगले दिन बोलता यू कैन कम टुमारो। तो डॉक्टर साहब, जो आपने बोला कि आपको जॉब मिली, आई थिंक, तो जो आज के टाइम पे आपने कोई डिफरेंस देखा, जॉब्स आज के टाइम पे कितनी हार्ड हो चुकी हैं? उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि सप्लाई बढ़ गई है। नहीं, डिफरेंस है। उस समय मेरे को मिल गई थी, लेकिन मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे जिनको जॉब ही नहीं मिल रही थी। अच्छा, सेम टाइम पे? उस समय बहुत बुरा हाल था। उस समय मेरे को याद है, नाम नहीं लूँगा, आज की डेट में दे आर वेरी सक्सेसफुल, लेकिन उन लोगों को 10-10 महीने जॉब नहीं मिली थी। अगर मिलती थी तो $20 पूरे दिन की, $25 पूरे दिन की, ऐसे ऐसे लोग होते थे। तो मेरे वहाँ पे वो रिज्यूम बनाने आते थे, क्योंकि इंटरनेट कैफ़े था। तो मेरे को याद है, बहुत सारे लोगों से मैं पैसे नहीं लेता था जो इंडियन स्टूडेंट होते थे। तो अभी भी मेरे कांटेक्ट में हैं, अभी बहुत बहुत अच्छे सेट हो गए हैं। उल्टा आज की डेट में इजी है। आपके पास बहुत सारी, उस समय जब आते थे तो हम आए थे, थोड़ा बहुत नेट था, हम चेक करके आए थे, भैया ऑबन में नहीं जाना, वहाँ पे ये होता है, यहाँ पे जाना, यहाँ पे अपने लोग ज़्यादा हैं। लेकिन अभी तो नेट के अलावा हमारे हर एक बंदे की फैमिली के या नेबरहुड के इतने लोग हैं, तो यू विल हैव ऑल इन्फॉर्मेशन कि कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। और काम अभी ऊबर ईट और ऊबर इन सब की वजह से आते ही हर बंदे की कैपेसिटी के हिसाब से बैकअप है अपन के पास, करना चाहते हो तो आप कर सकते। तो उस समय तो मिलता ही नहीं था, उस समय तो काम ही नहीं मिलता था। इवन आप मेरे से ज़्यादा आप जानते हो, आप इस इंडस्ट्री में हो इमिग्रेशन की, तो लोगों ने कैसे कैसे काम किए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि 2007 में एक प्रॉब्लम ये भी तो थी, आपको पता नहीं होता था ना कि अगर जॉब है भी, मान लो कहीं पे खुली है, आपको पता नहीं था कि कैसे खुली। अभी आज के टाइम पे सोशल मीडिया इज देयर, इंटरनेट इज देयर, यू कैन इजीली फाइंड। सोशल मीडिया के अलावा कौन सी जॉब की प्रोफाइल क्या है, उसमें डिस्क्रिप्शन क्या है, पहले किसी को नहीं पता होता था। तो अभी आपके आसपास के जो इंडिया में घर के लोग हैं, वो सीधा आपको कांटेक्ट करते हैं कि मेरे बच्चे ने आना है, कुछ गाइडेंस कर दो। तो हम उसको पहले ग्रूम कर देते हैं। हर बंदा अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी एजुकेशन के हिसाब से ग्रूम होके आ रहा है कि भैया मैं क्या करूं, वहां जाके कहाँ फिट बैठता हूं। तो काफ़ी हद तक प्रिपेयर होके आता है कि हाँ काम मिल जाएगा। जो आईटी पढ़ के आता है उसको पता है किस लेवल पे मेरे को काम मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा। जो 10+2 करके आ रहा है उसको पता है कि मेरे को ग्राउंड में मिलना है तो क्या काम मिलना है। वो कुछ एक लोगों को आते ही अपना सुपरमार्केट्स में मिल जाती है, क्योंकि उनके रेफरेंसेस हैं। तो रेफरेंस तो ऑस्ट्रेलिया में शुरू से ही है, लेकिन अभी बढ़ चुका है ना। पहले रेफरेंस देने वाला नहीं मिलता था, अभी रेफरेंस देने वाले मिलते हैं। ये डिफरेंस है अभी। करेक्ट। तो उस टाइम पे जो इंडियंस थे सर, ज्यादा उस टाइम पे थे, क्या सीन है? मतलब उस टाइम पे कभी आपको फील हुआ कि डिस्क्रिमिनेशन एक वर्ड यूज होता है, तो उस टाइम पे कभी फील हुआ कि यार बहुत कम लोग, आप सेफ नहीं फील करना, या कुछ ऐसा था? नहीं, ऐसा नहीं, ना पहले था ना आज है। डिस्क्रिमिनेशन आपके अपने हाथ में है। ठीक है, देखो थोड़ा बहुत तो हर जगह पे होती है। बिल्कुल, वो हमारे भारत में भी होती है। एक स्टेट से दूसरी स्टेट चले जाओ, कोई भी स्टेट है, दूसरी स्टेट वालों को इन्फीरियरिटी कभी ना कभी मिलती ही है। बिल्कुल। वो अपनापन नहीं मिलता है। तो हम यहाँ पे आके आपके अपने व्यवहार के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। छोटी सी बात है, आपके साथ अगर बुरा हो रहा है, उसको रिएक्ट करने का तरीका क्या है। वो रिएक्ट करने के तरीके के ऊपर बहुत होता है। मेरे को एक बार पुलिस ऑफिसर ने स्पीडिंग के फाइन में पकड़ा, ठीक है। मैंने बोला कि भैया मैं पेशेंट के देखने जा रहा हूँ, मेरा फैमिली फ्रेंड था, उसने बुलाया। बोलता नहीं कुछ नहीं होगा, मैं एक्सक्यूज़ एक्सेप्ट नहीं करता। वेरी गुड, मेरे को फ़ाइन दे के चला गया। मैंने उसको दोबारा से बुलाया, मैंने बोला ऑफिसर थैंक यू वेरी मच, यू डूइंग योर जॉब वेल। तो उसके बाद मैंने रिव्यू में डाला, तो उन्होंने मेरे को बोला कि यू वाज वेरी गुड विद द ऑफिसर ने फीडबैक में बाकायदा लिखा हुआ था कि ये बंदा बहुत अच्छे से बिहेव किया। तो लेकिन मैं एक्सक्यूज़ नहीं माना। मैंने रिव्यू वालों ने मेरे को रिव्यू करके मेरे डिमेरिट, मैंने ये लिखा था कि मेरे आज तक की हिस्ट्री में सारे पॉइंट्स पूरे हैं,
तो मेरे पैसे दे देता हूँ, मेरे पॉइंट्स मत लो। उन्होंने बोला कि तेरे एटीट्यूड की, बिहेवियर की वजह से एंड तुम्हारा पुराने रिकॉर्ड की वजह से हमें एक वार्निंग देके तेरे को तुम्हारे पॉइंट भी दे देते हैं और तुम्हें फाइन भी देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उसकी जगह पे अगर मैं गुस्से से बोलता उनके साथ तो डेफिनेटली मेरे को कुछ नहीं मिलना। गलत तो मैं था ही, 60 की स्पीड पे 65 पे जा रहा था, गलत तो मैं था ही। ठीक है ना? वो बोलने का तरीका होगा जो आपका मैंने एक्सेप्ट भी किया, हाँ मेरे से गलती होगी, कोई इंसिडेंटली मैं स्ट्रेस में था, क्लाइंट की ओर जा रहा था, लेकिन मैं पूरे अपने कंट्रोल में गाड़ी चला रहा था, ये भी बोला मैंने। तो आपको उसकी जगह पे बोले कि 5 किलोमीटर ही था तो ऑफिसर ऐसा था, मेरे से रूड बोला, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, मैं तो ये बोलने का, आपका प्रेजेंट करने का तरीका डेफिनेटली मैटर करता है। जो जिसमें रेसिज्म है उसमें है, दैट इज वेरी रेयर नंबर, हम हर किसी को नहीं बोल सकते। इट्स अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैं ये बोलूंगा भी हर जगह पे, हर जगह ऑफिस में होता है। बिल्कुल। आप पेरेंट्स का होता है, कोई बच्चा फेवरेट होता है, कोई नहीं होता, तो किसी ना किसी को प्रिविलेज मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। बिल्कुल। डिस्क्रिमिनेशन की वजह मुझे अच्छा वर्ड लगा आपका कि अपनापन। हाँ, मैं अपनापन वर्ड यूज करना पसंद करूंगा रेदर देन डिस्क्रिमिनेशन या रेसिज्म। आई थिंक वो एक अच्छा वर्ड आपने दिया हमें। तो आपकी जो पहली जॉब रही है, उसके बाद दूसरी जॉब भी तो आई होगी? नहीं, उसके बाद क्या था कि वहीं पे मेरे को एक्सपोजर अच्छा मिला, मेरे को लोग मिलते थे तो मैं बताता जाता था कि मैं आयुर्वेदा डॉक्टर हूँ। अच्छा। तो मैं संडे को स्टोर नहीं खुलता था, सबको बोल देता था कि मैं संडे में आपको फिर देखूंगा। ठीक है। तो फिर मैंने संडे के संडे अपनी पेशेंट देखने शुरू कर दिए। ऐसे करते करते धीरे धीरे हम लोग फिर मोटिवेट मिले, करने वाले लोग मिले जिन्होंने मोटिवेट किया कि शुरू करो। फिर मैंने वेस्टमेड में शुरू किया प्रैक्टिस, वेस्टमेड से फिर हम 2000 कब की बात है ये, वेस्टमेड में स्टार्ट किया आपने? 2012 में मैंने फुल फ्लेज किया। अच्छा, अपना बिजनेस स्टार्ट किया वेस्टमेड में। फिर वहाँ से मूव किया 2016 में पीटरशैम, तो 2020 तक वहाँ किया। फिर मैं कोविड की वजह से फिर घर पे शुरू किया था 2 साल के लिए, तो कंफर्ट जोन में गया, कम्युनिटी वर्क किया, जो पेशेंट देखे, फिर तो बंद कर दिया, फिर निकल के कि आज बंद। तो अभी 1 साल से फिर से हैरिस पार्क में मैंने फुल पंचकर्मा सेंटर खोला है। तो सर एड्रेस बताओगे कहाँ पे है? 23 एल्बियन स्ट्रीट हैरिस पार्क, ठीक है, विक्रम स्ट्रीट के बिल्कुल पीछे। तो आप मतलब वहाँ पे मंडे टू कब होते हो सर? मंडे टू सैटरडे, जब हमारे डिटॉक्स चल रहे होते हैं, पंचकर्मा चलते हैं, तो फिर तो संडे भी ऑफ नहीं होता है, लेकिन मंडे टू सैटरडे हम लोग वहाँ पे होते हैं। ओके। आपने बोला कि आपको मोटिवेट करने वाले लोग मिले तो आपने स्टार्ट कर दिया। हाँ। और एक मोटिवेशन से पहले एक डीमोटिवेशन वर्ड यूज होता है, क्या आपको वो स्टार्ट में मिली थी या शुरू से मोटिवेशन मिलती रही अपना काम स्टार्ट करने में? ये आपकी ना लाइफ की जर्नी होती है। कुछ लोगों की लाइफ की जर्नी ना ऐसे होती है, उसमें बहुत सैडनेस होती है और स्ट्रगल बहुत होती है। स्ट्रगल तो मैंने हर जगह पे करी है, स्ट्रगल तो बिना कुछ नहीं है, स्ट्रगल तो लाइफ का हिस्सा है। समंदर का पानी की वेव ऊपर भी जाएगी, नीचे भी आएगी, बिल्कुल बिल्कुल, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा। लेकिन ये था कि जैसे मैंने आपको बताया, मैंने प्रोफेशनल थिएटर किया 10 साल। उस थिएटर ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। थिएटर में आप हर तरह की ज़िंदगी जी लेते हो अगर आपने ढंग से थिएटर किया हो। हमने पूरा 1 महीना की वर्कशॉप होती थी, बैठ के 50 आर्टिस्टों ने एक बड़ा प्ले करना, और जिसमें आगे 10 हज़ार लोगों देखने वाले होने, तो वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना आ जाता है कि यही वजह है कि आपने बोला कि पॉडकास्ट करनी है, तो मैंने कोई प्रेपरेशन थोड़ी करी है। मैं आ गया सीधा क्लिनिक से उठ के। कोई भी मेरे को, अभी संडे को मेरे को कैंसर काउंसिल का एक ब्रेकफास्ट था, वहाँ पे उन्होंने मेरे को मॉर्निंग टी थी, तो 2 दिन पहले डॉक्टर ज्योति ने बोला कि विल यू लाइक टू स्पीक समथिंग अबाउट आयुर्वेदा एंड कैंसर। कोई बात नहीं, वो बस एक ही बात थी कि मैंने अपनी ड्राफ्ट किया और अपनी डॉटर को बोला, बेटा इसके प्रेजेंटेशन बना देगी, स्लाइड्स बना देगी। उसने बना तो दी, बोलती पापा विल यू टॉक ऑन दिस, तो आप तो अपने टॉपिक शुरू कर देते हो, तो आपका तो टॉपिक। फिर मैंने बोला जैसा भी वो टॉपिक हो, मेरे में कॉन्फिडेंस है और लोग उसको पसंद करते हैं, पीपल कम बैक टू मी, तो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो इसलिए डीमोटिवेशन वाला नाम जो है ना, वो एक बंदे में तब आता है जब आप टूटे हुए हो, आपके अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है। नहीं तो डीमोटिवेशन वाला मतलब नहीं है। अभी मैंने पीटरशैम का, मेरा सेंटर बहुत बड़ा था, 486 स्क्वायर मीटर, जो भी आता था उसकी ऐसे निकलता था, इतना बड़ा 20 फुट ऊंची छत थी, और वो उसके में 3 ट्रीटमेंट रूम थे, 2 कंसल्टेशन रूम, 2 बिग योगा हॉल, 1 मेडिटेशन रूम, बहुत बढ़िया बनाया था। ठीक है। और अपनी मेहनत करके, सारी ड्राफ्ट करके लेके, फ्लोरिंग से लेके सब कुछ, तो एकदम डिसीजन लिया बंद। तो लेकिन मेरे को पता था मैं कम बैक करूँगा फिर से। तो जब अपने घर से भी प्रैक्टिस की तो बड़े मज़े से करी। वहाँ पे भी मेरे पास लोग न्यूकासल से आके पंचकर्मा करवा के जाते थे। सेटअप चाहे छोटा था लेकिन कंप्लीट था।
उसमें भी मेरे पास अभी ऐसे ऐसे मेरे पास एग्जांपल्स हैं, लोग हॉलीडे इन में आके स्टे करके तो ट्रीटमेंट मेरे पास करवाते थे 5-5 दिन का। तो अभी पीटरशैम से मैंने अभी हैरिस पार्क आ गया हूँ। तो इट इज़ ऑल योर कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, डीमोटिवेशन। मोटिवेट करने वाले लोग मिलते हैं, उससे बेनिफिट मिलता है। डीमोटिवेट आप खुद होते हो, कोई आपको डीमोटिवेट नहीं कर सकता। वो एक जरिया कि हम कैसे लेते हैं उस हाँ, चीज को, बिल्कुल, ये बोल सकते हैं हम उसको। बिल्कुल। ठीक है। मेरे को अभी जैसे मैं और भी कई ऑर्गेनाइजेशनों को लीड करता हूँ, तो कुछ एक लोग मेरे को बोल देते हैं कि भैया तुम्हारे ऊपर ब्लेम लगता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को तुम होली सोली इंचार्ज बन बैठे हो। लेकिन अगर आपने काम करना है तो आप सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल आप हर किसी को तो खुश कर नहीं पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। और उस कहने वाले का हमें क्या पता कि वो अपने मन की बात कह रहा है कि लोगों के मन की बात कह रहा है। तो उसको किसी को सुनना और कैसे लेना, क्योंकि अगर आप काम सही कर रहे हो तो कोई टेंशन नहीं लेने की। हम ना किसी को बुरा बोलो ना किसी को अच्छा बोलो, अपने पर भरोसा रखो, आगे चलो। जी सही बात की सर। आपने बोला था एक AAA, जी मैं नाम नहीं पूरा बोलूंगा, AAA फॉर्म यूज करूंगा, आप उसके प्रेसिडेंट हो, जी। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताओ जो ऑडियंस को कि भी क्या चीज़ है। AAA हमारी एक आयुर्वेदा की एसोसिएशन है जिसका पूरा नाम है ऑस्ट्रेलेशियन एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेदा। और ये 32 ईयर ओल्ड एसोसिएशन है। ये फाउंड की गई थी हमारे डॉक्टर कृष्ण कुमार। बड़े दुख से मैं बस सबको बता रहा हूँ, बस 14 तारीख को अभी उनकी डेथ हुई है। अब मैं जा रहा हूँ 26 को उनके फ्यूनरल के ऊपर। वो इतने मोटिवेटेड इंसान थे जिन्होंने आयुर्वेदा की एसोसिएशन को खड़ा किया। आयुर्वेदा को शायद उस समय कोई भी नहीं जानता था वेस्टर्न वर्ल्ड में। जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में आयुर्वेदा की ऑर्गेनाइजेशन बना के इसको एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन में किया, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, TGA से अप्रूव है, हमें एग्जम्पशन सर्टिफिकेट मिलता है और GST से मिलता है। उसकी वजह से कुछ भी आयुर्वेदा से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो हेल्थ ऑस्ट्रेलिया सीधा हमको पूछती है। तो हम लोगों ने काफ़ी कोशिश करी, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी वेस्टर्न सिडनी के साथ मिलके आयुर्वेदा की चेयर लेके आए थे। ये वेस्ट मिड में यूनिवर्सिटी की एक ब्रांच है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। तो 1 साल तक हमारे वो डॉक्टर राजा गोपाला यहाँ पे रहे। वो उनको अपने पर्सनल रीज़न की वजह से जाना पड़ा, लेकिन अभी दोबारा से चेयर आ रही है। आज ही मैं हाई कमिश्नर के साथ बात करी आयुर्वेदा की कॉन्फ्रेंस करने के लिए। AAA ने ऑलरेडी 3 बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करी हुई हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस विद यूनिवर्सिटी ऑफ RMIT इन मेलबर्न। ठीक है। तो अभी हम यूनिवर्सिटी वेस्टर्न सिडनी के साथ काम कर रहे हैं, जल्दी वो भी फिर से करेंगे। हाई कमीशन ने हमें बड़ा अच्छा से फिर से एक दिया है आश्वासन कि जल्दी प्रपोजल भेजो, तो फिर उसके ऊपर काम करेंगे। तो आयुर्वेदा जब आपने स्टार्ट की यहाँ पे, तो आज तक क्या चेंजेस आपने देखी? लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा या लोगों की नॉलेज जो इसको लेके जाओ उनका कोई, मतलब आपका क्या डिफरेंसेस आपने देखे उस चीज़ को लेके? डिफरेंसेस ये देखे हैं कि उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस हमें मिली सोशल मीडिया की वजह से मिली। अवेयरनेस स्प्रेड बड़ी जल्दी होती है। तो जब कोविड आया तो कोविड के टाइम पे बहुत अवेयरनेस बढ़ी और डिमांड ऑफ नेचुरल मेडिसिन बहुत इंक्रीज हुई। करेक्ट। और उसके बाद मेरे को लगता नहीं है कि वो नीचे कभी आई है। हाँ, लोगों ने सोर्स करना शुरू कर दिया, इंडिया से सस्ती दवाई ले लेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, या इंडिया से ही कंसल्टेशन करवा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी पॉपुलैरिटी कम हुई है। आयुर्वेदा की पॉपुलैरिटी इतनी इंक्रीज हुई है क्योंकि लोगों को पहले, काफ़ी लोगों को, इवन इंडियन लोगों को ही जो ओवरसीज़ में रहते थे, ये नहीं पता होता था कि आयुर्वेदा अवेलेबल है यहाँ पे कि नहीं। अभी भी मेरे ख्याल में 10-15% लोगों को पता है, 80% लोगों को नहीं पता होगा कि आयुर्वेदा की अवेलेबिलिटी क्या है। और ऑस्ट्रेलिया के आयुर्वेदिक डॉक्टर को और ऑस्ट्रेलियन मेडिसिन को यूज़ करने में क्या बेनिफिट मिलता है, ना कि इंडिया के आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को। वो मेरे से कहीं ज़्यादा क्वालिफाइड हो सकते हैं, मेरे से कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलियन लाइफस्टाइल का नहीं है। जो इंडिया में बैठा है वो सोचता है कि ऐसे कोट पैंट डाल के और ऑफिस में काम करते हैं लोग सारे, और मज़े से बीच पे जाते हैं, घूमते हैं, क्योंकि हर कोई वही फोटो डाल रहा है, बोलते हैं ये तो बड़ी लग्जरियस लाइफ जीते हैं। हाँ। तो वो कोई भी आपके लाइफस्टाइल को कैसे करेक्ट करना है उसकी ओर नहीं सोचते। वो जो प्रिस्क्राइब की गई है एलोपैथी की तरह मेडिसिन वैसे ही आपको दे देते हैं। तो फिर हम लोग बोलते हैं कि हम तो ठीक नहीं हो रहे। तो उसमें सबसे बड़ा काम ये होता है कि कंसल्टेशन उससे करें जो आपको
अच्छी तरह से समझता है, समझता आपके लाइफस्टाइल को समझता है। लाइफस्टाइल को। अभी मेरे पास जैसे ही पेशेंट आता है उसका बस मैं काम प्रोफेशन पूछता हूँ, तो मेरे को पता है कि ये बंदे का प्रोफेशन के हिसाब से काम कैसा हो। आईटी वाला है, मेरे को पता है, सबसे पहले बोल देता हूँ वर्क फ्रॉम होम है, तो बोलता हाँ। कोई बोलता है अभी तो शुरू हो गया, लेकिन सारा बीमारी तो वहीं आई जब तो घर वर्क फ्रॉम होम था, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में सुबह लेट उठे तो ब्रेकफास्ट खाए बिना ही बैठ गए। वो काम ऐसा चला, ना ब्रेकफास्ट ना लंच ना डिनर फिर दबा के खा के सो जाओ। तो वो मेरे को पता है वो लाइफस्टाइल कहाँ है, वो जब तक वो ठीक नहीं होगा ठीक हो गए नहीं। लेकिन उससे पहले भी अभी इमीडिएट रिलीफ कैसे मिलना है वो भी मेरे को पता है। वो इंडिया में बैठा बंदा वो बात नहीं सुनता, इतना बोलता है अच्छा तेरा RA पॉजिटिव है, ठीक है, गंठिया हो गया है, हम इसका इलाज करते हैं, ये इसका कॉम्बिनेशन जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गंठिया में ये बढ़िया होता है वो दे दिया। वो हर बंदा, ऐसा नहीं है कि हर इंडिया के डॉक्टर ऐसे नहीं करते, लेकिन हमारी अप्रोच है पेशेंट की। पेशेंट जब मेरी वहाँ पे बैठी हुई कज़न जाती है आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट के पास, मेरी कज़न को ऑस्ट्रेलिया में दमा है, उसकी दवाई दे दो, अस्थमा है, तो वो जर्नलाइज्ड फार्मूला देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और इंडिया में भी कुछ सस्ता नहीं है। अभी आप अपना IT का काम करवाते हो तो सेम ही वैल्यू पे यहाँ पे आपका काम होता है, बस इतना है कि वहाँ पे आप अपनी एक्सप्लेनेशन अच्छी से दे पाते हो तो आपको आउटपुट वैसा मिलता है। समझ गया। ऐसे ही अगर आप इंडिया में क्यों कॉन्टैक्ट कर रहे हैं 90% ऑफ द लोग के वहाँ पे हमारे पैसे कम लगेंगे। बिल्कुल। अगर पैसे कम लोगोगे तो वैसा ही वहाँ पे भी काम मिलेगा। अगर इंडिया में भी आपने क्वालिटी लेनी है तो इंडिया के आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाओगे, वो भी 5,000 रुपया कंसल्टेशन लेगा। तो जिसने 5,000 कंसल्टेशन लेनी है तो $100 तो हो गए आपके। तो फिर उससे अच्छा यहीं से लो, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई जो हम यहाँ से खरीदते हैं उसकी स्टैंडर्डाइजेशन की कोई गारंटी नहीं है। अभी इंडियन ग्रोसरी स्टोर पे जो भी हम खरीदते हैं हमें नहीं पता कि वो कौन से स्टैंडर्ड से ऑस्ट्रेलियन ग्रोसरी स्टोर में आई है। बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं नियर टू एक्सपायर, कुछ चीज़ों की एक्सपायरी सिर्फ 1 साल की है। अगर उसको सी रूट में आते आते 6 महीने लग गए, 6 महीने के बाद पोर्ट पे 3 महीने लग गए, उसके बाद 3 महीने उसको ग्रोसरी स्टोर पे पड़े हुए लग गए, तो आपको उसका क्या भरोसा है कि और वो शिप में किस टेम्परेचर में रही वो दवाई, क्योंकि जो शिप के थ्रू आएगा उसका टेम्परेचर भी मेंटेन करना है। अगर उसको डिक्लेयर किया गया तो वो उस वाले टेम्परेचर में रहेगी, अगर उसको डिक्लेयर ही नहीं किया गया, ग्रोसरी के साथ पड़ी है तो वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहा तो उसकी एफिकेसी खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नहीं है कि हम इंडिया से शुरू से वही मेडिसिन यूज़ करते रहे हैं, भारत में बनी हुई दवाइयाँ आज वो यूज़ करने में मेरे को यहाँ पे, इसलिए मेरे को उससे अगर सेम मेडिसिन यहाँ पे बनी मिल रही है, वही अश्वगंधा ऑस्ट्रेलिया में पैक होके मिली है, तो मेरे को पता है कि इसके सारे स्टैंडर्ड से चेक होगी। और जो ऑस्ट्रेलिया में TGA से अप्रूव होकर TGA की कंपनी से बनती है उसके हर 6 महीने बाद सस्टेनेबिलिटी टेस्ट होता है। अभी सस्टेनेबिलिटी टेस्ट 6 महीने बाद हो रहा है, अगर तो उसमें सारे कंटेंट पूरे, गवर्नमेंट बोलती है यू कैन यूज़ इट, नहीं तो बोलती है इसको शेल्फ से नीचे रख लो। तो वो आप कई बार अगर आप इंडिया से ली हुई ऐसे ले लोगे, फिर आप बोलोगे यार मैंने तो आयुर्वेदा ट्राई करी, अश्वगंधा की बड़ी मैंने तारीफ सुनी, 2 साल खाया कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा बीमार हो गया। तो वो उस इन्वायरमेंट के हिसाब से बनी है, उस लाइफस्टाइल के हिसाब से बनी है, और यहाँ वाली उस हिसाब से बनी है। नहीं, लाइफस्टाइल का वो हर्ब तो वही रहनी है, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया में बनती है वो उसको मेडिसिन के लिए लेके आए तो उस टेम्परेचर में लेके आए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसके सारे टेस्ट होते हैं। अभी हमारा यहाँ का जो जियोग्राफिकल रीजन की वजह से हमारे बॉडी कितना लेड चाहिए वो डिफरेंट है, इंडिया में डिफरेंट रखा गया है। तो वो जो इंडिया में बनी दवाई है वो इंडियन स्टैंडर्ड से है, जो यहाँ की बनी दवाई है यहाँ के पानी कैसा है और यहाँ पे हम लोग एटमॉस्फेयर कैसा है उस हिसाब से क्या कितना एब्जॉर्ब कर सकेगा उस हिसाब से है वो रिक्वायरमेंट। यहाँ की मेडिसिन उस हिसाब से हमें वो देती है। और दूसरे नंबर पे जब आपको मान लो फ्यूचर में अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है, आप हॉस्पिटल जाते हो, तो अगर आप बोलते हो कि मैं आयुर्वेदिक दवाई इंडिया से बनी यूज़ करता हूँ क्योंकि जो यहाँ सिस्टम पे नहीं है, तो डेफिनेटली सिस्टम बोलेगा हम इसको नहीं मानते, वी डोंट अप्रूव इट। अगर यहाँ की बनी होगी दवाई और विद इन द डोज होगी और डोज के साथ साथ विद इन द एक्सपायरी होगी, तो कौन बोलेगा उसको कि भैया आप नहीं, आपने गलत चीज़ यूज़ करी। बिल्कुल। तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, आपको सेटिस्फेक्शन होगी कि मैं कोई गलत चीज़ नहीं यूज़ कर रहा। तो अभी बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन यहाँ पे बन रही है, क्लासिकल योग, सारस्वता क्वाथम, बलागड़ुची आदि और जॉइंट वो पूरे ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड के साथ, और इंडियन हर्बल जो कॉम्पोजिशन है जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अलाउ करती है वही ड्रग उसमें डाली गई है, दूसरी कोई हर्ब उसमें नहीं डाली गई। तो क्वालिटी की बात कर लेते हैं, वही चीज़ आ जाती है जैसे आपने बोला कि लोग थोड़ा सा उसके पीछे चले जाते हैं कि पैसा बचता है, बट जिस चीज़ के लिए वो पैसा लगा रहे हैं वो है सेहत, और उस पर आउटकम नहीं मिल रही तो 5,000 भी जीरो के बराबर हुआ ना फिर तो एक हिसाब से, अगर वैसे जो आपने बात बोली है।
तो डॉक्टर साहब आपने बोला कि आयुर्वेदा का आपका काम है, तो इसके अलावा भी कोई और काम है या कुछ और करते हो आप? नहीं, आयुर्वेदा में ही करके आपको बड़ी अच्छे से आप अपना रोजी रोटी चला सकते हो। हमारा कंप्लीट पंचकर्मा सेंटर है जिसमें हम लोग जैसे आयुर्वेदा अभ्यंगा करते हैं, ठीक है। आयुर्वेदा शिरोधारा है, कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती, बहुत अलग अलग ट्रीटमेंट हैं। नी की पेन के लिए, बैक की पेन के लिए, इनफर्टिलिटी आपने के मेरे को लिए। बताया कि आप और एक्टिविटीज भी करते हो एक। जैसे मैं पहले आज से 2016 तक 16, 17, 18 में मैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन के साथ काम किया। मैं एज ए सेक्रेटरी रहा, उसके बाद मैं प्रेसिडेंट बना उस एसोसिएशन का। हम लोग इंडिया डे करते थे तो सारे इंडियन लोगों को इकट्ठा करके सब मिलके मल्टी कल्चरल कम्युनिटी के साथ बड़ी अच्छी तरह से हम लोग काम करते हैं। अभी मैं हिंदू फेडरेशन के साथ जुड़ा हूँ तो हमने हिंदू लाइब्रेरी, सारी इंडियन बुक्स की लाइब्रेरी खोली हुई है, तो उसमें भी आयुर्वेदिक बुक्स भी हैं और उसके साथ साथ सारी हम बुक्स बच्चों के, जैसे हमारे अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग हीरो हैं, लेकिन यहाँ पे उन सब की बुक्स नहीं मिलती, वो कॉमिक शेप में हमने सबकी बुक्स लेके रखी हुई है। और वो हम बच्चों को हर सैटरडे 4 हिंदी स्कूल चलते हैं, वहाँ पे वैन में डाल के हमारे वॉलंटियर वो बुक्स बच्चों को देते हैं, बच्चे पढ़ते हैं उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। हाँ, ठीक है। क्योंकि अभी देखो आजकल जो एनिमेशन मूवी चल रही है कोरियन, सब वही देख रहे हैं। बच्चों को रियल कैरेक्टर का पता ही नहीं, हो कोरियन एनिमेशन देख के खुश हो रहे हैं। तो इसी टेस्ट को देखते हुए हमने भी कॉन्सेंट्रेट किया कि अगर हमको चाहिए तो एनिमेशन वाली बुक्स जो बचपन में हम पढ़ा करते थे इंडिया में, वो साबू और चाचा चौधरी, उसी शेप में हमने अपनी सारी भगवान हनुमान की भी सारी बुक्स और ऐसे ही महाभारत की कथाएं, नारद की कथाएं, कोशिश की जितनी मिले, और ऐसे रीजनल लैंग्वेजेस में भी, और सारे बाकी रीजनल लोगों को भी बोलते हैं कि कुछ है हमें आपकी, क्योंकि स्टेट के हिसाब से हमें जितनी नॉलेज है तो ऐसे ही हम नॉर्थ साउथ ईस्ट सबको बोलते हैं, जिसको जो जितनी नॉलेज है हमें बताओ, और हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो बुक्स लेके आ सकते हैं तो नॉलेज स्प्रेड होती है उससे सबको। आपने बोला एक प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट करते हो लोगों की, जैसे कोई खाने पीने को, लाइफस्टाइल को लेके या किसी भी रीजन के आयुर्वेदा से। एक आपने बात बोली थी शुरू में कि यहाँ के लोनलीनेस, जो आपके पास पेरेंट्स आते हैं कि मेरा बच्चा मेरे साथ बैठता नहीं या रूम में चला जाता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताओगे कि ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्यों है, इंडिया में क्यों नहीं है, या अपनी कंट्री में ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा है कि अभी इंडिया में भी बढ़ रही है ये चीज़, इंडिया में भी बढ़ रही है। वो इसलिए बढ़ रही है कि अभी माँ बाप जो है ना वो ही सबसे बढ़िया डॉक्टर होते हैं, लेकिन अगर माँ बाप को खुद को नहीं पता तो वो कैसे आपको गाइड करेंगे। बिल्कुल। हमारी जो दादी होती थी ना, और मेरी माँ, वो भी उसी एज में आती है कि सब कुछ पता होता था, पेट दर्द में क्या करना है, गर्मी में क्या खिलाना है, सर्दी में क्या खिलाना है, उनको गूगल नहीं करना पड़ता था। गूगल में बहुत बड़े प्रवक्ता बैठे हुए हैं जो रील्स बनाते हैं और यूट्यूब पे अपने अपने प्रवचन डालते रहते हैं। जो बंदा अपनी फील्ड का मास्टर है ना, उस बंदे के पास इतनी ज़्यादा रोज रोज रील बनाने का टाइम नहीं है। उसके पास तो क्लाइंट की कमी नहीं है। तो वो क्या हो रहा है कि जो आज की माएँ हैं वो रील्स देख देख के, मैंने सुना है ये खाना अच्छा होता है, मैंने सुना स्किन पे ये लगाना अच्छा होता है, तो वो माएँ इतना ज़्यादा टाइम उस पर लगाती हैं तो उनको कंफ्यूज है कि क्या करना है क्या नहीं करना। वो उसको देखने के चक्कर में बच्चे के साथ जो टाइम स्पेंड करना है वो स्पेंड नहीं हो रहा, और वो कनेक्शन माँ बाप का दूर जा रहा है। माँ बोलती है मैं तो सुबह उठते प्रवचन सुन रही हूँ, लेकिन प्रवचन सुनेगी कैसे? प्रवचन सुनने का तो मतलब है मेडिटेट होना। प्रवचन सुनने का मतलब ये आजकल सारे बाबा लोग भी बोलते हैं खाना खाते समय भी बोलो ये। अरे भाई, आप अगर किसी चीज़ को पूरा नहीं ले पा रहे तो इसका मतलब आधा इधर से आ रहा है आधा उधर से आ रहा है, वो मिक्स हो रहा है, और मिक्स होने से सारा कुछ खत्म हो रहा है, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो बेस्ट ये है, कुकिंग कर रहे हो तो सिर्फ कुकिंग करो, छोटे छोटे बच्चों को साथ में लगाओ कि बेटा तूने ये सब्जी साफ करनी है, जो थोड़ा एफिशिएंट है उसको बोलना तूने छीलनी है। तो पहले दिन से अगर आप ऐसे काम पे लगाओगे तो बच्चे करेंगे। फिर जब अगर आपकी शिफ्ट लेट खत्म हो रही है, बच्चे को बोल के रखो मेरे आने से पहले तूने वॉश करके छील के रखनी है, फिर मैं बनाऊंगी। अभी बच्चे चाहे नहीं खाते, हम भी बचपन में बहुत सारी सब्जियां नहीं खाते थे, लेकिन ऐसे प्रोसेस में से जाते थे तो वो उसकी स्मेल, उसका टेक्सचर हमें कभी बुरा नहीं लगा, और कब खाना शुरू कर दिया पता भी नहीं लगा। तो वो क्या हुआ कि आज की डेट में बिल्कुल बच्चों को ना तो वो आपके साथ ग्रोसरी लेने जा रहे हैं, ना आपके साथ सब्जी बनाने के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं,
और जब खाने जाते हैं तो बच्चा तो कंप्यूटर पे बैठा, आईपैड पे बैठा है, माँ को बोला मेरी असाइनमेंट हो रही है, लेकिन असाइनमेंट में बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट आ रही है किसी पिज़्ज़ा की, किसी नूडल की, तो बच्चे उसको बनने का प्रोसेस देख रहे हैं, वो रील में उसको बनने के प्रोसेस को देख के एंजॉय कर रहे हैं, तो वो खाना आपका नहीं खाएंगे। अभी उसका भी हल है हमारे पास, नहीं खाते तो ना खाएं। माँ बाप के पास टाइम नहीं है ग्रोसरी लेके जाने का, काटने का, सब्जी, कम से कम एक काम तो कर सकते हो बच्चों को, बेटा आज सब्जी सारी बन गई है, रोटी बन गई, लेकिन रोज शाम को 7 बजे डिनर हमने इकट्ठे करना है और डाइनिंग टेबल पे प्लेट्स तुमने लगानी है। बिल्कुल डाइनिंग टेबल हम भी ऐसे करते थे, डाइनिंग टेबल लगाते थे, ठीक है। तो अभी बच्चे ने नहीं भी खाना, आदत पड़ गई, किसी का बच्चा 10 साल का हो गया अभी नहीं खाता इंडियन फूड, आपने उसको बोलना खा, नहीं खा, सब्जी बनी है, 1 चम्मच उसकी प्लेट में रखना जरूर है। ये प्रोसेस उसी प्रोसेस को फॉलो करता है कि वो बना नहीं रहा लेकिन उस स्मेल को रोज सूंघ रहा है अपने सामने। 5 साल बाद जब बहुत भूख लगी होगी, घर में कुछ नहीं होगा, सब्जी अकेली होगी, तो ब्रेड के साथ वो खा लेगा। तो उसको पता भी नहीं चलेगा कब उसने बैंगन खा लिया पहली बार, फिर उसको लगेगा अच्छा ही था। बंदा यूज्ड टू हो जाता ना उस एनवायरनमेंट में रहने के बाद। बिल्कुल। तो ये प्रोसेस हमें बच्चे की प्लेट में रोज डालो, सामने रखो, फेंक दो। अभी तो बहुत बर्बादी करते हैं हम, या माँ बाप खुद खा लें, लेकिन उसकी प्लेट को सजा के वैसे रखो, साथ में नूडल भर के दे दो, खा ले, लेकिन ये तेरी प्लेट में पड़े जरूर होंगे, तेरे को लगे कि हाँ मैं इनकी इंसल्ट कर रहा हूँ, तो एक दिन बच्चा अपने आप खाएगा। लेकिन हम वो मौका ही नहीं देते। माँ बाप बड़े प्राउड से बोलते हैं अभी 10-12 साल का बच्चा अपने नूडल अपने आप बना लेता है, मेरे को इसकी कोई टेंशन नहीं। तो इसमें अच्छी बात थोड़ी है, नूडल ही बना रहा है ना, सब्जी थोड़ी नूडल ही बना रहा है, और वो कोई बहुत बड़ा आईटी का कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी मिल गया उसको, यहाँ बहुत बड़ा उसने प्लॉट थोड़ी खरीद लिया, नूडल ही बना रहा है। तो वो नूडल ही बनते रहेंगे। वही बच्चे बाद में आते हैं कि 2 घंटे टॉयलेट पे बैठे रहते हैं, टॉयलेट नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लाइफस्टाइल हो चुका है डॉक्टर साहब, बेसिकली लाइफस्टाइल ही ऐसा हो चुका है जिसकी वजह से दूरियां बढ़ती जा रही हैं, टाइम नहीं है एक दूसरे के लिए, अगर बैठते हैं तो साथ में तो भी फोन होता है साथ में, या टैब होती है, बिकॉज वही बात आपकी जो आपने बोला ना कि ये नहीं है कि जो सब्जी बना रहे तो सब्जी बनाओ, हाँ, खाना खाना भी खाना है, देखना भी है, हाँ तो मल्टीटास्किंग बहुत ज्यादा हो रही है। बिल्कुल। तो इसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस होगी, क्योंकि लोनलीनेस आपने बोला कि बंदा वीकनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो पहले हम इकट्ठे रहते, जी। स्ट्रॉन्ग माइंड होते थे, कोई प्रॉब्लम आती थी तो हम अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करते थे। आजकल अपने को पता नहीं रूम में बंदा क्या कर रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो आजकल मूवीज भी इसके ऊपर बन रही है। तो डॉक्टर साहब आपने देखो ये चीज को आयुर्वेदा को शुरू से समझा है, काफी लोग ऐसे होंगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं पर दे डोंट हैव दैट पाथवे कि भाई इसमें एंटर कैसे करें आयुर्वेदा में जा वो इसको फ्यूचर बनाना चाहते हैं। काफी लोग ऐसे हैं, अभी बहुत लोग यहाँ पे आ रहे हैं पर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। ऑस्ट्रेलिया में आप बहुत सारे आरटीओ हैं जिसमें आप आयुर्वेदा का डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा कर सकते हो। ठीक है। जो एडवांस डिप्लोमा कर देता है उसको हम इक्वली प्रैक्टिस करने का अपॉर्चुनिटी देते हैं, जैसे इंडिया से ग्रेजुएशन करके आए। जैसे मैंने इंडिया में BA MS किया है, बहुत सारे लोग MD MS भी करके आते हैं। जिसने प्रोफेशनली यहाँ पे एडवांस डिप्लोमा कर लिया आरटीओ से, हम उसको इक्वली प्रोफेशनलशिप मेंबर देते हैं। ठीक है। और दे कैन डू एवरीथिंग जो हम करते हैं यहाँ पे। ठीक है। और अगर कोई बच्चा यहाँ पे का HSC किया हुआ है, इंडिया में जाके पढ़ना चाहता है, तो ऑस्ट्रेलियन अपना इंडियन गवर्नमेंट ने आयुष स्कीम के तहत स्कॉलरशिप ओपन करी हुई है, जिसमें वो बच्चे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। उसको इंडिया की हाई क्लास यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आयुर्वेदा की डिग्री फ्री मिलेगी। वहाँ पे पूरा नहीं मेरे को पता, लेकिन मेरे को जहाँ तक है कि शायद उसको वहाँ पे अकोमोडेशन भी फ्री मिलती है। साल में 1 या 2 बार रिटर्न टिकट भी मिलती है। ठीक है। आप इंडिया में जाके आयुर्वेदा पढ़ सकते हो। अभी एक पहला बच्चा वहाँ जाने की तैयारी कर रहा है, मेरे कॉन्टैक्ट में है। तो मेरे फ्रेंड ही, अभी पहले नाम नहीं मैं उनका डिस्क्लोज करूंगा, सिडनी के मोस्टली लोग उनको जानते हैं। ठीक है। तो जब तक वो कम्प्लीटली बच्चा चला नहीं जाएगी बेटी, तो हमें एक बड़ी खुशी होगी कि मैं हमेशा कहता हूँ हम लोग बीइंग इंडियन यहाँ पे अपनी बात को कहने में इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। जो यहाँ के बच्चे पैदा हुए हैं, अगर वो हमारे कल्चर में जाके पढ़ के आएंगे ना दोबारा, वो हमें बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें बहुत, पहली बात हमारे पास टाइम कम होता है, हमने अपने उसी ट्रैप में है। जो पहले बंदा आता है उसको अपनी घर भी लेना है, अपना सारा प्रोफाइल सेट करना है, तो उतने में हम लोग जर्नी में बड़े दोस्त खो बैठते हैं। जो अच्छे दोस्त होते हैं उनको टाइम नहीं दे पाते, वो दूरियां बढ़ती जाती हैं। लेकिन क्या है कि ये बच्चे हमारे, अगर ये बच्चे इंडिया से जाके खुद क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं तो उसको मतलब है कि हम विनर हैं।
यही हमें रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे कल्चर को, हमारे रिलीजन को, हर चीज़ को। ये हमारी आने वाले समय में पावर बनेंगे। तो अगर जाते हैं तो किसी को भी चाहिए तो कभी भी मेरे को संपर्क करे, मैं उनको पूरा गाइड करूंगा। इवन कौंसलर जनरल के ऑफिस में भी चले जाएंगे, दे विल आल्सो गाइड फॉर दैट। ये नहीं कि मैं ही लिमिटेड हूँ इस सोर्स के लिए, हाँ ओपन है। तो मतलब अगर किसी को इस इंडस्ट्री में एंटर होना, दे डोंट नो कि कैसे होना, या उनको कुछ भी डिस्कस करना आयुर्वेदा के रिगार्डिंग, तो आपको वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और आपका ऑफिस है, आपने बता दिया। और वो इंक्वायरी डाल सकते हैं ऑस्ट्रेलियन ऑफ एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेदा के वहाँ पे, या मेरे नेचर केयर आयुर्वेदा मेरा जो खुद का ब्रांड है, ठीक है, उस ब्रांड के ऊपर भी ईमेल में जाए naturcareayurveda.com.au, तो कभी भी वो जाके मेरे को क्वेश्चन पूछे। मैं डेली का मेरे ख्याल में मेरा 30 से 40 मिनट ऐसी कॉल्स अटेंड करने में ही जाता है, तो उनकी हेल्प करने में जाता है। क्योंकि जो भी ऑस्ट्रेलिया, इंडिया से आयुर्वेदिक डॉक्टर आते हैं या श्रीलंका से आते हैं, तो उन सबको यहाँ पे आयुर्वेदा प्रैक्टिस एस्टेब्लिश करने के लिए कोई गाइड चाहिए होता है, कोई मेंटर चाहिए होता है। तो मैं आपको प्राउड से कह सकता हूँ कि मैंने कम से कम 15 से 20 लोगों को यहाँ पे मेंटरशिप करी है। उनमें से मोस्टली सारे आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे घर से 3-4 किलोमीटर के एरिया में 2 लोगों का क्लिनिक मैंने खुद इनॉग्रेट करवाया है, और दे आर सक्सेसफुली डूइंग दैट देयर प्रैक्टिस। तो आयुर्वेदा का स्कोप बहुत अच्छा है। प्राइवेट हेल्थ फंड में से 2018 में बहुत सारी 18 मोडेलिटीज़ को निकाल दिया गया था, लेकिन सिर्फ एक आयुर्वेदा ऐसी मोडेलिटी थी जिसको नहीं निकाला गया था। लेकिन जब आयुर्वेदा इंट्रोड्यूस हुआ था, ये इंट्रोड्यूस हुआ था नेचुरोपैथ के अंडर। तो जब नेचुरोपैथ की मोडेलिटी बंद हो गई, आयुर्वेदा बाय डिफ़ॉल्ट हेल्थ फंड वालों से निकल गया। अभी उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दोबारा से, पैसे मतलब उनको रेवेन्यू दिख नहीं रहा था कि आयुर्वेदा उनको रेवेन्यू देगा, तो उन्होंने दोबारा मोडेलिटी नहीं बनाई। लकीली अभी इसी साल रिव्यू चल रहे थे वो प्राइवेट हेल्थ फंड वालों के साथ, नेचुरोपैथ, बोवन थेरेपी और कुछ और 7 और थेरेपीज को फिर से वापस ले लिया गया है। और उम्मीद है कि आयुर्वेदा का हेल्थ फंड सारे हेल्थ फंड मिलने शुरू हो जाएंगे। आज की डेट में सिर्फ GU और NIB मिल रहा था, ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि हमें भी उनमें इंक्लूड हो जाए। इंक्लूड तो हम हैं ही, लेकिन हेल्थ फंड जो मॉडलिटीज़ है वो उसमें हमारा नाम भी लिख जो मुकाम आप हासिल करना चाहते हो इस चीज़ को लेकर। डॉक्टर साहब देखो, हमारी विशेष आपके साथ है। आपने इतना एफर्ट डाले, यहाँ तक पहुँचे, आयुर्वेदा को यहाँ तक लेके आए। आपने बोला कि बाकी कंट्रीज के लोग भी इसको अडेप्ट कर रहे हैं, तो टाइम ज़्यादा दूर नहीं है। किसी को पहले 1 साल लगेगा तो आप 2 साल लग जाएंगे, फ़र्क यही है। और जो आप अचीव करना चाहते हैं, हम विश करते हैं कि आपको वो मुकाम हासिल हो। अगेन थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, अपना कीमती समय देने के लिए और अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए, और एक मोटिवेशन देने के लिए उन लोगों को जो चाहते हैं कि आयुर्वेदा का स्कोप है या नहीं। आज के बाद उनको क्लियरिटी होगी, अगर है डेफिनेटली है इस चीज़ में। लेकिन थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सर, थैंक यू।